फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ हो, खुश हो, मस्त हो। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर था क्लास 10th का, उसका दूसरा चैप्टर लेकर के आया हूँ। और पिछले वाला जो वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने किस प्रकार से कोई 2 तत्व ला रहे थे, परमाणु ला रहे थे और उसको योग करके यौगिक का निर्माण कर रहे थे। यौगिक का निर्माण कर रहे थे, इसी में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को समझे थे। रासायनिक अभिक्रिया को ही हम लोग जब संकेत में दिखाए तो उसको रासायनिक समीकरण बोलते हैं, ये सीखे थे। तो आज उसके बाद जो भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया जो था उसको संतुलित करना या फिर उसके बारे में आगे जो जानकारी हम लोग का है पार्ट में, उसी को मैं इस पार्ट में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले जो रासायनिक समीकरण बनाना सीखे थे उसको संतुलित करना सबसे पहले सीख लेते हैं। जैसे कि हम लोग सबसे पहले एक रासायनिक अभिक्रिया कराए थे मैग्नीशियम ऑक्साइड का। जैसे कि ये मैग्नीशियम को यदि हम किसी ऑक्सीजन के साथ, हवा के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वो क्या बन रहा था? वो बन रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर हम लोगों ने कि मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराए और वो बन गया क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। लेकिन ये कैसे करके बन गया? तो इधर से तो है हम लोग का मैग्नीशियम, जिसका होता कितना है? Mg+2 होता है, और इसका कितना होता है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का हम लोग जानते हैं -2 होता है। लेकिन जब हम लोग इसका इस तरह से इसका समीकरण बनाए थे, मतलब इसको यौगिक बनाए थे, तो ये क्या हो जाएगा? MgO। इसका वाला इसमें चला जाएगा और इसका वाला इसके पैर में चला जाएगा। इस प्रकार से होता है। इस हिसाब से मेरा तो ये होना चाहिए कि यहाँ से 2 खत्म हो गया तो MgO2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग का MgO2 नहीं है बल्कि MgO है। 2 कहाँ चला गया? इसी को हम लोग देखते हैं। तो एक्चुअली में ये इस प्रकार से नहीं हुआ है। ये किस तरह से हुआ है? तो देखिए, इस तरह से नहीं हुआ है। तो इधर में है क्या? Mg जो +2 में होता है, और इधर क्या है? ऑक्सीजन का यहाँ पर 2 परमाणु है। ठीक है, 2 परमाणु है। 2 परमाणु, तो ऑक्सीजन का एक परमाणु का कितना होता है संयोजकता? 1। तो दोनों परमाणु का अगर मिला देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि एक परमाणु का 2 ऑक्सीजन -2 होता है। एक ठो और ऑक्सीजन ला देंगे ये, तो इसका भी -2, मतलब ऑक्सीजन का ये -4 हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे और Mg का जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस, इसकी संयोजकता इसके पैर में आ जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पर है कितना? ये O2, और इसमें कितना है? +2। इसका आ जाएगा हम लोग का यहाँ पर। तो देखिए, इस प्रकार से क्या बनेगा हम लोग का? ये Mg4 और O 2 दूना 4। तो देखिए, दोनों का पैर में 4 है, इसीलिए ये 4 हट गया है और बना किया है MgO। इस प्रकार से मेरा ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमको MgO का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, इस प्रकार से हम लोग को बहुत सारा रासायनिक समीकरण मिलेंगे और इस रासायनिक समीकरण को संतुलित पहले चेक करते हैं कि संतुलित है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको संतुलित किया जाना चाहिए। पर संतुलित क्यों किया जाना चाहिए ये जानते हैं। चलिए, कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको संतुलित करना क्यों जरूरी है? यार, संतुलित होता क्या है? संतुलित नहीं करेंगे तो क्या होता है? तो मैंने पहले ही कह दिया था कि जब कोई 2 परमाणु या अणु आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वो लोग ऐसे ही कोई 2 परमाणु आते हैं और अभिक्रिया नहीं करते हैं। उसमें बहुत सारे वो लोग भी नियम का पालन करते हैं, जिसमें आत्मा, लिवोइसिए और जोजोफ एल प्राउस्ट 2 नियम दिए थे। ये मैंने बता दिया था आपको पिछले वीडियो में। इसमें से क्या एक था? स्थिर अनुपात का नियम, जिसमें वो बताया था कि किस किस अनुपात में कौन परमाणु आप किस किस अनुपात में संयोग करके कोई यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार से एक और नियम इन दोनों ने दिया था, और वो नियम को क्या था? वो था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है बोलिएगा? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यहाँ पर परमाणुओं के जो द्रव्यमान होता है, उन्होंने बताया था, जो प्राउस्ट लोग और अथवा लिवोइसिए ने, उन लोगों ने बताया था कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्साइड के बीच में, दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं, तो जब भी हम कोई रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो अब रासायनिक परिवर्तन के पहले, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिए हैं उन लोगों का द्रव्यमान और नया पदार्थ जो उनसे बनेंगे उन लोगों का द्रव्यमान हमेशा बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर से ये 5 था तो वो 4 घट जाएंगे। ना ही हम यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्साइड के अलावा किसी दूसरे को अपने से ला सकते हैं, मतलब इधर इसके द्रव्यमान में ना ही हम परिवर्तन कर सकते हैं, ना ही इधर का द्रव्यमान में हम लोग कमी या वृद्धि कर सकते हैं। तो इसका कहने का ही मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं की जो द्रव्यमान होती है उसका ना ही हम लोग सृजन कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। इसी को ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हम लोग, नियम का पालन करने के लिए ये जो समीकरण हम लोग को दिया जाता है उसको संतुलित करना चाहिए, मतलब जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि यह संतुलित है कि नहीं है। ऐसे मतलब परमाणु की संख्या बराबर है कि नहीं है, किस प्रकार से हम लोग देखेंगे परमाणु संख्या बराबर है कि नहीं। तो चेक करते हैं। परमाणु मतलब होता है, जैसे कि एक होता है परमाणुओं की संख्या और एक होता है अणुओं की संख्या। अच्छा, मैंने बता दिया था आप लोग कि परमाणु किसको बोलते हैं और अणु किसको बोलते हैं। परमाणु का मतलब होता है कि तत्व का छोटा पीस को परमाणु, या तत्व को ही बोलते हैं परमाणु। ठीक है, लेकिन अणु किसको बोलते हैं? अणु बोलते हैं यौगिक के सबसे छोटा पीस को, यौगिक का छोटा पीस को क्या बोलते हैं? अणु। अर्थात अणु का जो निर्माण होता है, कोई 2 परमाणु मिलकर के ही अणु का निर्माण करते हैं। मैं अगर आपको बोलूँ ये यहाँ पर मैग्नीशियम है, ये जो मैग्नीशियम है ये अणु है कि परमाणु है? तो यहाँ पर आप बोलिएगा कि यह एक परमाणु है। ठीक है, ये एक परमाणु मैग्नीशियम
मैग्नीशियम परमाणु है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन गैस है ये परमाणु है कि अणु है? तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि ये भी परमाणु है, लेकिन नहीं, ये परमाणु नहीं है। क्यों? क्योंकि यह परमाणु और परमाणु मिल करके बने हैं। यहाँ पर दो परमाणु, ठीक है, दो परमाणु मिल करके एक अणु का निर्माण किए हैं। ऑक्सीजन के दो परमाणु मिल करके अणु का निर्माण किए हैं, ठीक है। ये एक ऑक्सीजन का अणु है, तो इसको बोलते हैं अणु और उसको बोलते हैं परमाणु, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे कि इन लोगों की संख्या, इन लोगों का जो द्रव्यमान है वो बराबर है कि नहीं। तो देखेंगे यहाँ पर कि मैग्नीशियम, इधर भी मेरा मैग्नीशियम का एक ही परमाणु दिखाई दे रहा है, ठीक है, और इधर भी मैग्नीशियम का एक ही परमाणु दिखाई दे रहा है। मतलब मैग्नीशियम का जो द्रव्यमान है दोनों का भी हमको बराबर दिखाई दिया। फिर हम लोग ऑक्सीजन का चेक करने जाते हैं। चलिए, ऑक्सीजन गैस, इधर में मेरा परमाणु किस अणु जो है यह 2 है। मतलब अगर गिनती में देखा जाए, सीधी भाषा में बात करेंगे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 परमाणु यहाँ पर है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु है। और यहाँ पर ऑक्सीजन का कई ठो है? यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 ठो परमाणु, ठीक है। यहाँ पर 2 ठो, मतलब ये ऑक्सीजन अणु, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है? 1 है। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है यह संतुलित नहीं है। ये तो संतुलित है बट ये नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो मेरा समीकरण है, यह समीकरण जो है वो क्या नहीं है? संतुलित नहीं है। तो इसको संतुलित कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप जान लीजिए, जो कोई भी हम लोग का रासायनिक समीकरण होता है वो यदि संतुलित ना हो, यदि संतुलित ना हो, मतलब तीर चिन्ह के इधर का जो परमाणु लोग रहता है, उन लोग रहते हैं उन लोगों का द्रव्यमान, और तीर चिन्ह के दाएं तरफ आरएचएस तरफ रहते हैं उन लोगों के परमाणु और अणुओं के जो द्रव्यमान है अगर बराबर नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। और इसी को ही संतुलित न हो तो उसे बोला जाता है कंकाल समीकरण, रासायनिक समीकरण, कंकाल रासायनिक समीकरण। तो इस प्रकार से हम लोग जान ले कि जब इधर वाला सा मतलब RH तीर चिन्ह के लेफ्ट में जो रहेंगे उन लोगों की परमाणु की संख्या को बराबर करना पड़ता है, और राइट की तरफ जो रहते हैं उन लोगों के भी परमाणु संख्या बराबर करना होता है। तो चलिए हम लोग बहुत सारा तत्व मतलब रासायनिक समीकरण को लाएंगे और उसको समीकरण मतलब उसको संतुलित करने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, अब हम ये तो समझ लिए कि जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको संतुलित करने की जरूरत पड़ता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, ठीक है। लेकिन जब कोई हम लोग यहाँ पर समीकरण, मैं बहुत सारा समीकरण को लेकर के आया हूँ जिसको संतुलित करके यह सीखेंगे कि संतुलित किस प्रकार से किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमको एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा समझ में नहीं आ रहा है? कि ये सब जो पदार्थ होता है ये किस अवस्था में रहता है। जनरली मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो पदार्थ होते हैं वो 3 अवस्था में पाए जाते हैं। जो पदार्थ आपको, जो कोई भी पदार्थ दिखाई दे रहा है वो 3 अवस्था में आपको पाया जाएगा। कौन कौन से? या तो वह वस्तु क्या हो जाएगा, या तो ठोस अवस्था में रहेगा, नहीं तो द्रव अवस्था में रहेगा, नहीं तो गैस अवस्था में रहेगा। यही 3 अवस्था में कोई भी वस्तु प्रेजेंट होता है, मतलब पाया जाता है, ठीक है। तो इनमें से जो हम लोग का जो यहाँ पर आयरन आ रहा है, जल आ रहा है, फेरस ऑक्साइड आ रहा है, कुछ भी आ रहा है हम लोग का, यहाँ पर इससे ये नहीं पता चल रहा है कि ये ठोस है कि द्रव है कि गैस है कि भाप है कि क्या है, ठीक है। तो इसी को ही दिखाने के लिए, रासायनिक समीकरणों की भौतिक अवस्था को दिखाने के लिए इसके सामने यदि कोई, ठीक है, यदि कोई परमाणु हम लोग का अगर गैस होता है, ठीक है, गैस, या फिर कोई ठोस रहता है या कोई द्रव रहता है, इनमें से कोई भी परमाणु यदि ठोस होता है तो उसके सामने एस से प्रेजेंट किया जाता है, एस दिखाया जाता है, ताकि इससे पता चले कि क्या है, यह सॉलिड अवस्था में है, ठीक है। यदि कोई गैस रहता है तो उसका सामने छोटा जी से दिखाया जाता है, ताकि इससे यह पता चलता है कि यह जो है वो गैस या फॉर्म में है, ठीक है। और उसको कोई यदि द्रव रहता है, द्रव, तो उसको एल से दिखाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में, ताकि पता चले कि यह किस फॉर्म में है, वो लिक्विड फॉर्म में है। जैसे कि यहाँ पर आयरन है और H2O है, तो यहाँ पर हमको ये देख कर पता चल रहा है क्या कि ये किस फॉर्म में है, द्रव है, गैस है कि ठोस है। तो हाँ, ये आयरन मतलब लोहा होता है। तो हम लोग जानते हैं कि धातु अधिकतर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये किस अवस्था में पाए जाएंगे? ये ठोस अवस्था में। तो ठोस के लिए हम लोग क्या लेते हैं? एस। तो इसके हम लोग छोटा सा एस लिख करके दिखाया जाता है इसको, ठीक है। जैसे कि ये जल है तो जल को हम लोग क्या, अच्छा एक चीज़ और होता है, जलवाष्प, ये जलवाष्प को एक्वस के रूप में दिखाया जाता है, AQ, एक्वस जिसको बोलते हैं। अच्छा, जलवाष्प क्या होता है? मतलब भाप, ठीक है, जल का वाष्प के रूप में जो उड़ते रहता है ना, एकदम भाप, छोटे जल का सूक्ष्म बूंद एकदम जिसको बोलते हैं, उसी को जलवाष्प बोले जाते हैं। जलवाष्प के लिए एक्वस का प्रयोग, मतलब एक्वस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का आयरन जो है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, मतलब ठोस अवस्था में रहता है, इसलिए इसको एस से दिखाते हैं। ये जो जल है H2O, तो जल ही तरल अवस्था में रहेगा, लिक्विड अवस्था में, तो इसको हम लोग किसे दिखाएंगे? एल से, मतलब ये किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। अब यहाँ पर जो हम लोग का बन रहा है ये मैग्नेटाइट है, ठीक है। मैग्नेटाइट क्या होता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये लोग मैग्नेट का ही कुछ ये होता है, या फिर हेमेटाइट। ऐसे तो मैग्नेटाइट के बारे में पढ़ा था। यह आयरन का क्या होता है? अयस्क होता है, आयरन का अयस्क होता है, ठीक है। ये मैग्नेटाइट है। तो ये भी किस फॉर्म में पाया जाएगा? ये ठोस फॉर्म में पाया जाता है, ये तो सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा। और H2 जिस भी परमाणु के
पैर में 2 लगा रहता है वो गैसीय फॉर्म में रहता है। हाइड्रोजन गैस हम लोग को पता है, तो हाइड्रोजन ये क्या है, गैस है, तो इसको हम लोग G से दिखा देते हैं, या फिर इसको इस तरह से भी दिखाया जाता है ऊपर तरफ। कहने का मतलब है कि यह गैस है, ऊपर तरफ उड़ जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी भौतिक अवस्था को दिखाने के लिए उसके सामने सॉलिड है, लिक्विड है, एक्वस फॉर्म में है कि गैसीय फॉर्म में है, इसको दिखाने के लिए इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो यह हर एक जब बोलिए कि हर एक जगह पर देना जरूरी है क्या, तो ये सब जगह पर देना जरूरी नहीं है। यदि वो मांगता है, यदि बोलता है कि जैसे कि जलीय क्या बोलेगा, जलीय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल चाहे जलीय SO4, जलीय बेरियम सल्फेट, इस तरह से कुछ अगर वो बोल देता है कि यह द्रव अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, अगर कहीं पर चर्चा कर दिया तो हम लिख सकते हैं, नहीं तो इसको अगर नहीं लिखेंगे तब भी कोई उतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब इस समझ लीजिए कि जो ठोस अवस्था में रहता है उसको दिखाने के लिए सॉलिड यानी कि S से दिखाया जाता है उसको। कोई अगर लिक्विड अवस्था में मतलब द्रव अवस्था में है तो उसको L से दिखाया जाता है। कोई अगर गैसीय फॉर्म में है, गैस के रूप में है, तो उसको G से दिखाया जाता है, छोटा G से। और यदि कोई जलवाष्प के रूप में है, यदि कोई जलवाष्प के रूप में है, मतलब जल के वाष्प के रूप में, भाप के रूप में है, तो उसको एक्वस AQ से दिखाया जाता है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। तो इसके बारे में इसको बोलते हैं कि रासायनिक समीकरणों का भौतिक स्वरूप, भौतिक गुण, इसका जो भौतिक गुण है, भौतिक गुण मतलब क्या है, द्रव है कि ठोस है कि गैस है, ठीक है, उसी फॉर्म में दिखाना। तो समझ गए कि रासायनिक समीकरण भौतिक अवस्था, मैंने टाइप लिखा था यहाँ पर, ठीक है, ये समझ लिया हम लोग। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को पहले तो हम लोग संतुलित करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग को हर बार पूछा जाता है कि रासायनिक जो समीकरण दिया रहता है उसको संतुलित करना है। तो संतुलित करना कैसे सीखेंगे हम लोग, देखिए पहले मैं इसको हटा दे लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि 2-3 चीज़ अगर एक ही जगह पर रहता है तो वो भीड़ बन जाता है, और भीड़ में किसी को पहचानना मुश्किल होता है थोड़ा, है कि नहीं। आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि ठोस को सॉलिड S से दिखाया जाता है, द्रव अवस्था में कोई अगर परमाणु पाया जाता है तो उसको L से दिखाया जाता है, कोई अगर जलीय अवस्था में रहता है तो उसको तरल L से, और अगर जलवाष्प के रूप में रहता है तो उसको एक्वस फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। अब उसको भी सभी को अगर एक जगह पर रख करके हम लोग उसको बनाने की कोशिश करेंगे तो भीड़ हो जाएगा, फिर हमको वो जो चीज़ पर ध्यान देना है उस पर नजर नहीं जा करके दूसरी चीज़ों पर भी लगेगा। तो ये चीज़ हम लोग समझ लिए, अब हम उसको भी समझते हैं, तो ये सबको भी हटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं इसको संतुलित करना सिखाऊंगा कि संतुलित किस प्रकार से किया जाता है। तो पहले यहाँ पर गिनना है परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या गिनना है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर देखिए, आयरन यहाँ पर कई ठो है, यहाँ पर परमाणु कई ठो है, एक गो है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो आयरन है वो कई ठो में, किस फॉर्म में, मतलब कितना रूप में है, तो यहाँ पर आयरन का 3 अणु है, यहाँ पर आयरन का 1 परमाणु है। आयरन का यहाँ पर कई ठो परमाणु है, अणु है, 3 है, ठीक है। तो तीन आयरन मिलकर बना 3, तो यहाँ पर आयरन है और यहाँ पर 1 है, तो इसको भी 3 बनाना पड़ेगा हम लोग को। तो यहाँ पर संतुलित करने का नियम क्या है, हम यहाँ पर इसके पैर में 3 है तो इसमें भी हम 3 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर मेरा ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पर भी 4 कर देंगे, और क्या, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2 तो हो गया। तो इस प्रकार से कभी भी संतुलित नहीं किया जाता है, एक नियम होता है, ठीक है। जैसे कि क्या बोले हम, जैसे कि कोई भी रहता है, जैसे कि मैथ हम लोग बनाते हैं, जैसे कि 2 हम लोग को बोलता है, यही रहता है, और इधर में रहता है हम लोग का बराबर 4 रहता है, यहाँ पर 2y बराबर 2 रहता है। इसको जब हम लोग को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाता है तो हमको तो काटाना किसको रहता है, ये विलोपन विधि आपको याद है ना, विलोपन विधि भी करना पड़ता है कि जैसे कि x का गुणांक को काटाने के लिए इसको इसके साथ गुना करते हैं और इसको इसके साथ, ताकि यह जो है एक ही रूप में है, और उसको घटा देंगे तो वो कट जाएगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, क्या, यहाँ पर 3 है तो मतलब इसको क्या कर देंगे, इसको हम सिर्फ इसी को ही क्या करेंगे, 3 से गुना, मतलब 3 दूना 6, और इसको 2 से गुना, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 6 कट जाएगा, बाकी सब तो ऐसे ही रह जाएगा। ऐसा करते हैं क्या, ऐसा तो नहीं ना करते हैं। तो इसको करने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग नहीं करेंगे कि कोई अगर परमाणु है यहाँ 4 फॉर्म में तो उसका पैर में 4 लिख देंगे, जैसे कि आयरन का 3 परमाणु यहाँ पर दिख रहा है, हम उसका पैर में 3 लगा देंगे। तो ऐसे मल्टीप्लाई नहीं किया जाता। मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे कि सबको कोई बराबर मिले, मतलब जैसे कि यहाँ पर अभी हमने बता दिया, इस तरह से नहीं किया जाता, बराबर के इस पर भी किया जाता है, बराबर के उस पर भी किया जाता है, तभी ना उसका वैल्यू सेम रहेगा। मतलब अगर एक हम लोग ये लाइन, इसको बराबर करने के लिए दोनों तरफ सेम होना चाहिए, इस प्रकार से किया जाता है, तो मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई कभी नीचे से नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से संतुलित नहीं करना है। तो अभी 3 क्या है, यहाँ पर 3 अणु है, तो इसको 3 बनाने के लिए हम इसको इधर में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यदि यहाँ पर, ठीक है। तो हो गया मेरा 3 अणु, इधर भी 3 अणु हो गया मेरा आयरन का, इधर भी 3 अणु हो गया मेरा आयरन का, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन को देखते हैं, तो हाइड्रोजन का 2 अणु है और हाइड्रोजन का यहाँ पर 2 अणु है। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का मेरा यहाँ पर कई अणु है, 4 अणु है, ठीक है। ऑक्सीजन के 4 अणु है और मेरा 1 अणु है। तो क्या करेंगे हम, इसको 4 बनाने का मेरा एक ही रास्ता है, यहाँ पर तो हम कर नहीं सकते, यहीं पर ना इसको गुना करेंगे, 4 से 4 कर दिए, तो मेरा ऑक्सीजन तो भाई 4 हो गया। अच्छा, ऐसा करने का मतलब ये 4 है वो हाइड्रोजन का भी है और ऑक्सीजन का भी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ हाइड्रोजन के सामने है तो ये हाइड्रोजन का ही है, ये 4 हाइड्रोजन का भी है और ऑक्सीजन का भी है। तो ऐसा करने से मेरा हाइड्रोजन तो 4 हो गया, लेकिन 4 दूना 8 हो गया मेरा
हाइड्रोजन, मतलब ये ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन 4 हो गया और हाइड्रोजन 4 दूना 8 हो गया, जबकि यहाँ पर मेरा कितना है 2। तो कोई बात नहीं, इसको भी 8 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो देखिए 4 दूना 8 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, ऑक्सीजन 4 अणु हो गया, ऑक्सीजन का 4 अणु हो गया, मतलब Fe3 हो गया, इधर से भी Fe3। इस प्रकार से हम लोग का जो पहला समीकरण था वो संतुलित हो गया। संतुलित करना ज़्यादा बड़ा बात होता नहीं है, बस उसको परमाणु सबको देखना पड़ता है कि इधर में कितना है और उधर में कितना है, बस उसको मल्टीप्लाई करने का जो सही तरीका होता है उस पर थोड़ा सा ये कीजिएगा। मतलब इसका पैर में मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, पूरा उसको ऊपर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसी प्रकार से मैं दूसरा एक समीकरण के लाया हूँ, लेकर के आया हूँ, ठीक है। ये सब बुक में जो हम लोग का है ना वही समीकरण सबको है लेकर के आया हूँ, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को अभिक्रिया करने से ये HCl बन गया, ठीक है। हाइड्रोजन, अच्छा ये तो बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिल करके हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे बन गया, इसका पैर में 2-2 था, वो कहाँ चला गया, ये सब अभी भी कन्फ्यूजन है क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। फिर भी अगर है तो एक बार बता जरूर। देखिए ये H2 है और ये क्या है, Cl2 है। तो आपको पता है हाइड्रोजन का क्या होता है संयोजकता, एक होता है, एक, लेकिन यहाँ पर एक और है, ठीक है। तो इसलिए 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। और क्लोरीन का कितना होता है, इसका भी -1 होता है। तो क्लोरीन का भी 2 ठो क्लोरीन है तो 2 ठो -1 होगा। अब इस इधर में क्या हो जाएगा, यह H2 का इसका पर में आ जाएगा 2, इधर से क्लोरीन 2 और इसका वाला आ जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा H4 और इधर Cl भी 4। तो 4 क्या हो गया, ये खत्म हो गया, तो बचा क्या HCl। इस प्रकार से ये लोग का यौगिक का निर्माण बढ़िया से बता दिए हैं, ये सब में और कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से HCl का निर्माण हुआ। इस सब में भी किस प्रकार से हुआ, डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको संतुलित करते हैं। चलिए यहाँ पर हम गिनते हैं सबसे पहले तो हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर 2 अणु और यहाँ पर 1 अणु, और यहाँ पर क्लोरीन का 2, यहाँ पर 1। तो सीधा सा बात है, अगर हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मेरा हाइड्रोजन भी मिल गया है ना, 2 हाइड्रोजन, और 2 क्लोरीन भी मिल गया, क्लोरीन यहाँ पर क्लोरीन और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का भी 2 अणु और क्लोरीन का भी 2 अणु, हाइड्रोजन का 2 अणु, क्लोरीन का 2 अणु, मतलब ये मेरा क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं। चलिए यहाँ पर बेरियम सल्फेट, ये BaCl2 कैसा होगा पता है, ये बी जो होता है, ये जब क्लोरीन का पैर में 2 लगा हुआ है, ये 2 इसका संयोजकता है जो इसके पैर में चला गया, क्लोरीन का संयोजकता 1 था, इसलिए इसके पैर में 1 का मल्टीप्लाई थोड़ी ना क्या होता है, तो ठीक है, इस तरह से हो गया। और एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम जो सल्फेट का होता है -2 इसके पैर में लटक गया, और एल्यूमिनियम का होता है +3 जो इसके पैर में लटक गया, ठीक है। इस प्रकार से एल्यूमिनियम सल्फेट का निर्माण हुआ। अब यहाँ पर जो समीकरण अभिक्रिया करने के बाद बना है बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये सब कैसे बना है भैया, का इसका 2 होता है और इसका भी 2 होता है, ठीक है। दोनों का 2 होता है, बल्कि दोनों का 2 हट गया, SO4 का भी नहीं, तो इसका भी पैर में 2, इसका पैर में भी 2 लिखना पड़ता है, तो दोनों का पैर में जब सेम रहता है तो वो हट जाता है, मैंने बता दिया। और ये एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम का +3 होता है, इसलिए 3 होकर क्लोरीन का -1 होता है, इसके पैर में 1 आ गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि यह संतुलित है कि नहीं। तो सबसे पहले गिनते हैं चलिए बेरियम को। यहाँ पर हमें बेरियम का 2 और इधर में है कितना, बेरियम का 1 है और इधर में भी 1 है, चलो भाई तो ठीक है। अब हम क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन मेरा है इधर में कितना, 2 और उधर में है 3। क्या करेंगे, अभी क्लोरीन का बनेगा नहीं। एल्यूमिनियम का देखते हैं। एल्यूमिनियम का मेरा है 2 और उधर से एल्यूमिनियम का कितना है, 1। तो इसको 2 बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एल्यूमिनियम तो मेरा 2 बन गया, एल्यूमिनियम मेरा 2 बन गया, लेकिन क्लोरीन हो गया मेरा कितना, ये जो क्लोरीन है वो हो गया मेरा 6। तो यहाँ पर मेरा क्लोरीन कितना है, 2 है। तो अगर मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देते हैं तो इनका तो 3 दूना 6 हो गया। यहाँ से हमको क्लोरीन का 6 मिल गया, क्लोरीन का 6 मिल गया। एल्यूमिनियम का यहाँ पर से 2 मिल गया, एल्यूमिनियम का 2 मिल गया, ठीक है। अब बताया बेरियम का, बेरियम मेरे यहाँ पर हो गया 3 और यहाँ पर हो गया मेरा 1, यहाँ पर है कितना 1 और इधर में है कितना 3। अब क्या करें, तो अगर यहाँ पर मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होता है, 3 बेरियम हो गया, लेकिन SO4 जो होता है ये मेरा कितना हो गया, एस का 1 अणु, एस का 3 है। देखिए अगर यहाँ पर अणु सबको देखा जाए ना तो यहाँ पर क्या है, बेरियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो बेरियम भी 3 फॉर्म में, 3 ठो रूप, बेरियम भी 3 ठो है, सल्फर भी 3 ठो है, और ऑक्सीजन का इधर तो 4 और इधर से 3, तो 4 तिया 12 ठो है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा देखिए बेरियम 3 हो गया, इधर 3 मल्टीप्लाई किया 3 है, इधर से मेरा क्या सल्फर भी कितना है, 1 है, मतलब यहाँ 3 है, तो 3 का 3 हो गया, सल्फर इधर से 3 हो गया, इधर से भी सल्फर क्या, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई है इसका मतलब ये इसका भी है और ये वाला इसका भी है, ठीक है। मतलब 4 + 1 से रहता है और बाहर में 2 गुना रहता है, तो 2 इसका भी होता है और 2 इसके साथ भी होता है। तो इसी प्रकार से ये 3 है वो ऑक्सीजन का भी है और सल्फर का भी है। तो इस प्रकार से मेरा ऑक्सीजन जो सल्फर है इसका भी 3 अणु हो गया, और जो ऑक्सीजन होता है वो 4 तिया 12 यहाँ पर भी है 4 तिया 12। इस प्रकार से हम लोग का ये जो है लग रहा है कि समीकरण जो है वो संतुलित हो गया। एक बार फिर से चेक करते हैं। 3 बेरियम, क्लोरीन 2, क्लोरीन 3 दूना 6 और ये 3 दूना 6 हो गया। अब एल्यूमिनियम का 2, ठीक है, एस का 3 और एस का 3, ऑक्सीजन का 4 तिया 12, 4 तिया 12, संतुलित हो गया। इस तरह से संतुलित किया जाता है, ठीक है। अब एक ठो और यहाँ पर है मेरे सोडियम और जल को अभिक्रिया कराए हैं और बना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना है। उसको किस प्रकार से होगा देखिए, ये तो सोडियम है 1 ठो, यहाँ भी सोडियम है 1 ठो, चलिए ठीक है। हाइड्रोजन का 2 अणु है, यहाँ पर हाइड्रोजन का 1, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ एक और है, मतलब यहाँ पर 3 है हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। तब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो, और यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखिए संतुलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2 ठो सोडियम हो गया, 2 ठो हमको सोडियम भी मिल गया,
अब ऑक्सीजन भी हमको 2 ठो मिल रहा है, तो ऑक्सीजन भी भाई 2 ठो हमको इधर से भी मिल रहा है। हाइड्रोजन का यहाँ से 2 और वहाँ से 2 यानी कि 4 ठो हो रहा है, और हाइड्रोजन मेरा यहाँ से कितना हो रहा है, 4 ठो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से जो अगर आप लोगों को रासायनिक समीकरण दिया रहेगा तो उसको संतुलित करना है, ठीक है। तो संतुलित करना आप लोग हमको लग रहा है सीख लिया, अगर नहीं सीखे हैं तो बोल दीजिएगा, मैं फिर से आपको एक बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व समझ लिए। इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है, तो यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम के हम लोग अनुपालन कर रहे हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो जो हम लोग का नियम दिया है वही धरना ही गलत हो जाएगा, और फिर केमिस्ट्री हम लोग आगे से बढ़िया से उसको मतलब ठीक से नहीं कर सकते। यह एक नियम है, नियम का पालन करना सबके लिए जरूरी है, नेसेसरी होता है। तो नियम का पालन करने के हम लोग इन लोग को संतुलित कर दें। संतुलित करना क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो तीर रहता है, उसके लेफ्ट हैंड साइड जो परमाणु या अणु रहते हैं उन लोगों की संख्या को बराबर करना, द्रव्यमान संख्या को, तो उन लोगों की संख्या को बराबर कर देंगे, उनसे उन लोग का द्रव्यमान संख्या भी बराबर हो जाएगा। और जो तीर चिन्ह रहता है उसका दायां तरफ जो भी रहते हैं उन लोगों की परमाणु या अणु की संख्या को बराबर करने से हम लोग का वो जो रासायनिक समीकरण है वो संतुलित हो जाता है, ठीक है। और यदि कोई रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है तो उसको कैसा समीकरण कहा जाता है, उसको कंकाल समीकरण कहा जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख लिए। अब हम देखते हैं इतना सारा प्रकार का अभिक्रिया होता है, बहुत सारा प्रकार का अभिक्रिया होता है। तो ये अभिक्रिया कितने टाइप से होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि अभिक्रिया कितने टाइप से होता है। तो अभिक्रिया तो बहुत सारा होता है, इसको लाओ बहुत सारा अभिक्रिया होगा, लेकिन उन अभिक्रिया में 10 क्लास तक के लेवल जो है हम लोग का, उसमें से ज़्यादातर 6-7 हम लोग का अभिक्रिया सबको पढ़ना है। तो बढ़िया से चलिए, और यहीं से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, उसमें क्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, उसमें शोषी अभिक्रिया क्या होता है, उपचयन अभिक्रिया क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया, और इन सबका मेरे जो समीकरण होता है ना, ये उदाहरण पूछता है ज़्यादातर, ठीक है। तो चलिए बढ़िया से समझते हैं क्या अभिक्रियाओं को, ठीक है। चलिए तो चलिए अब बहुत सारा अभिक्रियाओं में मैं सबसे पहले संयुक्त अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया के बारे में बता देना चाहता हूँ कि यह किस प्रकार से होता है। तो नामे से हमको पता चल रहा है कि यह क्या है, एक संयुक्त अभिक्रिया है। संयोजन मतलब यह क्या करेगा, कोई 2 यौगिक रहेंगे और वह आपस में संयोग करेंगे और कोई नया पदार्थ का निर्माण करेंगे, ठीक है। इसी को ही हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो इसको अगर हम लोग परिभाषा देखेंगे तो परिभाषा इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जब कोई दो यौगिक आपस में मिल करके एकल उत्पाद का मतलब एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, 2 यौगिक आपस में मिल के मतलब संयोग करके एक ठो पदार्थ का निर्माण करेगा, तो हम उसको बोल सकते हैं क्या, संयोजन अभिक्रिया। संयुक्त अभिक्रिया आपस में संयोग होकर के एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये किस प्रकार से होता है, आपस में संयोग करके एक दूसरे से कैसे मिलते हैं। तो जैसे कि हम लोग का उदाहरण किताब में है, जैसे कि कार्बन एक हम लाएंगे कार्बन को और एक लाएंगे हम लोग क्या, ऑक्सीजन गैस को। ये दोनों आपस में मिल करके किसका निर्माण करते हैं, CO2 का निर्माण करते हैं। ये दोनों आपस में मिल करके किसका निर्माण करते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये किस प्रकार से संयोजन अभिक्रिया हुआ, तो हुआ ना, कार्बन एक परमाणु है और ऑक्सीजन एक अणु है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस एक अणु है क्योंकि इसमें 2 परमाणु है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक परमाणु मिल गया मतलब उसको अणु बोलते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन गैस दो परमाणु और अणु हुआ, ये आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है। देखिए एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है, इसी वजह से हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको संयोजन अभिक्रिया या संयुक्त अभिक्रिया बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका और उदाहरण हो सकता है जैसे कि हम लोग का है क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, ये हाइड्रोजन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके बनाएंगे हम लोग का H2O का निर्माण करेंगे, ठीक है। सर बोलिएगा आप यहाँ पर, ये अभिक्रिया का जो कॉम्बिनेशन है वह समझ में नहीं आया। क्या इन सब का सही आप लोग यह अभिक्रिया किस प्रकार से हो रहा है, यहाँ पर अभी भी डाउट है क्या, कि ये कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके CO2 बन गया। आपने क्या किया, ये कार्बन को और ऑक्सीजन को जैसा था वैसे ही लिख दिए, आप इनको खाली कुछ नहीं किए हैं, बस इसका ना ही आप संयोजन मतलब इसका जो क्या बोलते हैं उसको, सहसंयोजी बंधन, आयनिक बंधन से लोग जुड़े रहते हैं। तो आपने ऐसा कुछ किया नहीं, बस डायरेक्ट उठा करके दोनों को सटा कर रख दी, ऐसा सोच रहे होंगे। तो ये इस प्रकार से नहीं हुआ है, आपको पता है। आप चलिए फिर से बता दे रहा हूँ मैं, एक कार्बन है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करने जाएंगे तो 2 होगा और ये 4 होगा। आयतम कक्षा में कितना हो रहा है, पहला कक्षा में मेरा 2 इलेक्ट्रॉन रहा है, दूसरा कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहा है, लेकिन इसको और कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ता है, बोलिए इसको और 4 इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसकी संयोजकता हम लोग बोल सकते हैं 4। और कार्बन ही एक ऐसा तत्व होता है जो 4 आयनों के साथ साझेदारी करता है, इसीलिए कार्बन का ही बहुत बड़ा चैप्टर हम लोग को पढ़ने के बारे में आगे क्लास में मिलता है, ठीक है। तो ये कार्बन का संयोजकता जो होता है वो 4 होता है। और यहाँ पर ऑक्सीजन दिया हुआ, देखिए ऑक्सीजन का 2 अणु है, मतलब एक अणु का 2 तो 2 अणु का 4, तो इसका भी मेरा 4 हो गया और इसका भी 4 हो गया। तो आपस में क्या हो गया, देखिए ये C इसका आ जाएगा इसके पैर में और जो O2 है इसका आएगा इसके पैर में, ठीक है। तो यहाँ से दोनों का पैर में है कितना 4, तो इस प्रकार से CO2 ही ना बचेगा, क्योंकि ये 4 और ये 4 हट गया। जब 2 सेम रहता है तो क्या होता है, हट जाता है। तो बचा क्या मेरा C और O2 बचा। तो इस प्रकार से अभिक्रिया होकर के CO2 बन गया है, ठीक है।
नहीं तो अभिक्रिया किस प्रकार से होता है, बहुत बच्चे ये नहीं जानते कि अभिक्रिया होता किस प्रकार से। इसके लिए ढलन सी मतलब संयोजकता अगर याद है ना तो कोई टेंशन नहीं है सब बनाने के लिए। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन, आप बोलेंगे कि हाइड्रोजन का गैस लाए सर, ऑक्सीजन का एक अणु लाए और बन गया हम लोग का H2O। मतलब क्या किए, उठा करके इसको सीधे रख दिए, यही ना कहने का मतलब हुआ। तो ऐसा नहीं है, देखिए ये हाइड्रोजन एक है, मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है, एक होता है। तो यहाँ पर 2 है, इसलिए हम इसको 2 बोल सकते हैं ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन अकेले आता है, उसका पता है माइनस, ठीक है, ये -2 होता है। अब इसको हम लोग इस प्रकार से करेंगे तो ये H2 हो जाएगा और इसका आ जाएगा इसके पैर में, और ये हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का कितना, इसका आ जाएगा इसके पैर में। तो दोनों का पैर में देखिए 2 है, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 हट गया, तो बचा क्या मेरा H2O बचा। तो इस प्रकार से H2O का निर्माण हुआ है। तो इसका हम बोलते हैं संयुक्त अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि कोई 2 तत्व या परमाणु या यौगिक आकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि संयोजन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, जब 2 या 2 से अधिक मतलब कोई 2 यौगिक आपस में संयोग करके एकल यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जब 2 अभिकारक आपस में मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। मतलब ये लोग योग करके एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, इसको बोल सकते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, और इस संयोजन अभिक्रिया का एक मस्त और बहुत बढ़िया उदाहरण मैं बताने वाला हूँ, जो हम लोग जनरली घरों में उसको देखते हैं। ठीक है, लेकिन ये अभिक्रिया कुछ अलग टाइप का, देखिए कैसे, ये CaO प्लस H2O को आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो CaOH का होल 2 प्लस, छोड़ो इसको लिखेंगे क्या, ये कैल्शियम ऑक्साइड और H2O का जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये वाला तो हमको समझ में आता है, चलिए ये कार्बन है और ऑक्सीजन गैस है, ये मिल करके हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। ठीक है, ये भी हमको समझ में आता है कि हाइड्रोजन, इसका हम लोग जानते हैं कि गैस होता है, ऑक्सीजन होता है, ये आपस में जल का बनाता है, क्योंकि जल को हम लोग जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग छोड़ते हैं, इसीलिए उसको भी जानते हैं। ये जल को हम लोग पीते हैं, उसका बहुत सारा यूज है, इसीलिए हम जल को भी जानते हैं। लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये हम लोग देखे हैं क्या, हम लोग कहीं पर देखे हैं क्या कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप याद कीजिए, जब दिवाली होता है ना तो घर की पुताई करने के लिए, मतलब बढ़िया से उसको रंगने के लिए 1 किलो 2 किलो मतलब मिट्टी लाया जाता है। मिट्टी के टाइप का सफ़ेद सफ़ेद रहता है, इतना ढेला ढेला रहता है, उसको बाजार से लाते हैं। प्लास्टिक में 1 किलो 2 किलो कितना भी एकदम सफ़ेद सफ़ेद रहता है, खल्ली का जैसा रहता है, देखिएगा, लेकिन वो ढेला ढेला में रहता है। और उसको वही है हम लोग का ये वाला जो लाते हैं ना, उसको कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको चूना बोलते हैं। ठीक है, ऐसे जनरली भाषा में हम लोग उसको चूना पत्थर ही बोलते हैं, लेकिन वो चूना पत्थर एक्चुअली में है नहीं, वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, उस कैल्शियम ऑक्साइड को लाने के बाद हम लोग उसको जब पुताई करते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, उससे पहले हम लोग उसको एक बाल्टी में दे देते हैं। ठीक है, और जैसे ही उस सबको गुणा करके हम लोग किसी बाल्टी में दे देते हैं ना, तो बड़बड़ बुलबुला उठने लगता है और वह पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। होता है कि नहीं होता है, आप लोग भी देखे होंगे, आप लोग का घर में भी पुताई उताई होता होगा, तो उसमें वो पत्थर मतलब जो वो लाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जो ये में रहता है इतना ढेला में, उसको पानी में देते हैं तो वो उबलने लगता है, और वो पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और फिर वो गर्म पानी क्या होने लगता है, उसको हम लोग फिर बाद में क्या ठंडा होने के लिए देते हैं, और ठंडा होने के बाद फिर उसको लकड़ी से चलाते हैं इस तरह से, और बाद में हम लोग क्या पेंट करते हैं, दीवार को पुताई करते हैं इस प्रकार से। तो जो हम लोग लाए ना कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को ही बोलते हैं हम लोग, रासायनिक भाषा में एक नाम होता है बाबू। ठीक है, उस नाम इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्या, बिना बुझा हुआ चूना। और जब इसको जल में डाल दिया और अभिक्रिया करने लगा जल के साथ, ठीक है, गर्म हो गया जल, फिर उसका ठंडा हो गया, और ठंडा होने के बाद जो पुताई करने वाले हैं ना, जब ठंडा हो जाता है कैल्शियम, तो ये अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बचा, जो जिससे हम लोग पुताई कर रहे हैं ना, एक गाढ़ा जैसा पदार्थ बन जाता है जिसका हम लोग ऐसे दे रहे हैं, वही हो गया हम लोग का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। कहने का मतलब, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वैसे जब गर्म करने से पहले था ये बिना बुझा हुआ चूना, लेकिन जैसे उसको गर्म कर दिए, मतलब इसका रिएक्शन करा दिए जल के साथ, तो वह गर्म होकर के फिर ठंडा हो गया, तो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो इसे को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। ये सब कभी कभी इस तरह से भी आता है कि बुझा हुआ चूने का सूत्र लिखें, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र लिखें। इस प्रकार से तो याद करना जरूरी है कि कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का क्या का अभिक्रिया है, ये भी एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है। कैसे संयोग, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड और जल, ये 2 यौगिक आपस में मिल रहे हैं और एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं संयोजन अभिक्रिया। आई होप संयोजन अभिक्रिया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आ गया है तो अब हम लोग चलते हैं वियोजन अभिक्रिया की ओर। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर बताने लायक और है कि जब हम लोग कोई चूना को लाते हैं और उसमें पानी के साथ उसको रिएक्शन कराते हैं, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, पुताई कर देते हैं। लेकिन पुताई करने के तुरंत बाद हमको चमकीला दिखाई देता है क्या, पुताई करने के तुरंत बाद हमको चमकीला नहीं दिखाई देता है, उसके 2-3 दिन बाद होता है, तो उसमें दीवार में एक चमक आ जाता है, लगता है चकचका रहा है तुम्हारा घर, ऐसे बोलते हैं। तो 2-3 दिन के बाद क्या हो जाता है कि जब हम इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पोत देते हैं ना दीवार में, पोतने के बाद क्या हो जाता है कि यहाँ पर 2-3 दिन तक रहने के बाद ये किसके साथ अभिक्रिया करता है पता है, ये
OH का होल 2 अभिक्रिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड था हमारे वायुमंडल में उपस्थित है, ठीक है। इस वायुमंडल में उपस्थित है, वही जब हमारी दीवार में आ जाता है उस, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो पहले ही लगा हुआ है हम लोग का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पहले से दीवार में लगा हुआ है, इसके साथ अभिक्रिया करता है CO2, और अभिक्रिया करने के बाद बनाता है हम लोग का कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस बनाता है H2O। ये जल बनकर के ऊपर वाष्प के रूप में रहता है, एक्वस इसको बोलते हैं, के रूप में ये चला जाता है, और उसमें क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक पतला परत चढ़ जाता है। मतलब जैसे कि ये दीवार हो गया, जब इसमें जैसे कि ये दीवार हो गया, इसमें जब हम लोग पोताई कर देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पोताई करते हैं, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पोताई कर देते हैं, तो वही उसको हम लोग 2-3 दिन रहने देंगे, 2-3 दिन तक। तो यहाँ पर जो हवा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके साथ वो अभिक्रिया करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करेगा। और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना, ये बहुत चमकीला पदार्थ होता है। आपको ये पता है, आपको ताजमहल के बारे में पता है? ये ताजमहल किसने बनाया था? हर एक कोई हिस्ट्री में जाओ तो सबसे पहले यही पूछता है कि ताजमहल किसने बनाया था। ज़्यादातर लोगों को तो यही पता है कि ताजमहल किसी के बारे में पता होनी चाहिए, ताजमहल के बारे में पता रहता है। ताजमहल बनाया था शाहजहाँ ने, ठीक है, मुगल बादशाह था, और अपने मुमताज़ के लिए, अपनी पत्नी के लिए, उसके याद में बनाया था ताजमहल। बहुत बढ़िया और बहुत चमकीला है, ठीक है, बहुत सुंदर है। और उसके जो पत्थर है ना, वो भी किससे बना था? कैल्शियम कार्बोनेट से बना था, जिसके चलते वो हमेशा चमकता है, मतलब बहुत सुंदर चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बहुत चमकीला पदार्थ होता है। तो वही कैल्शियम कार्बोनेट का एक परत चढ़ जाता है, जिसके कारण हमको चमचमाता हुआ दीवार दिखाई देने लगता है 2-3 दिन के बाद, ठीक है। और एक चीज़ कि संयोजन अभिक्रिया को ही कभी कभी कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इस संयोजन अभिक्रिया को ही कभी कभी क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, लोग संयोजन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्यों पता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको बोलते हैं? जब भी हम लोग कोई किसी के साथ अभिक्रिया कराएंगे ना, उसमें उत्पाद का जब निर्माण होगा, उसके साथ साथ में अगर कोई ऊष्मा को भी बना रहा है, मतलब ऊष्मा का अवक्षेपण कर रहा है, ऊष्मा को भी बना रहा है, ठीक है, तो उसी को ही बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जब हम लोग कैल्शियम को और कैल्शियम ऑक्साइड को, जल को लाए और एक दूसरे के वहाँ पर डाल दिए, ठीक है, कैल्शियम को और जल को लाए, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और जल को लाए, मतलब जो चूना खड़िया पत्थर हम लोग लाए थे उसको और जल में जब डाल दिए, तो क्या होता है, वो रिएक्शन करके तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनावे करते हैं, साथ में वो पानी गर्म भी हो जाता है, मतलब ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है ना। तो इसी प्रकार से जब किसी अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, उत्पाद जो बनता है वो तो बनेगा ही, उसके साथ में ऊष्मा भी अगर उत्पन्न होता है तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो संयोजन अभिक्रिया में हमको यह देखने को मिलता है, इसीलिए कभी कभी संयोजन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं, जैसे कि ऊर्जा को उत्पन्न, ऊष्मा मतलब क्या? ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसी को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊर्जा ही उस ऊर्जा को ऊष्मा समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं, हम लोग आदमी हैं और हमें काम करने की क्षमता चाहिए, ठीक है। अभी मैं यहाँ 2 किलोमीटर दौड़ूंगा, तो दौड़ने के लिए हमको ऊर्जा चाहिए, ठीक है। और वही ऊर्जा हमको मिलता कहाँ से है? वही ऊर्जा हम लोग को कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है? नहीं, हम लोग भोजन से ऊर्जा नहीं मिलता है। तो ठीक है, 5 दिन तक खाना नहीं खाइए और यहाँ से 10 किलोमीटर तो पैदल ही चलिए ना, कैसा लगेगा? आप नहीं चल पाइएगा, तलमला के आप गिर जाइएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का ऊर्जा कम हो गया। जैसे खाना मार दिया अचानक से, एकदम पूरा हम लोग के शरीर में ऊर्जा आ जाता है और हम लोग जो भी काम करते हैं एकदम फुर्तीला से कर सकते हैं। क्यों? हम लोगों में ऊर्जा आता है। वो ऊर्जा कहाँ से आया? तो हम लोग का भोजन से मिला। भोजन से हम लोग को क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट मिला। वही कार्बोहाइड्रेट का शरीर में विघटन हो जाता है, मतलब वो टूट करके हम लोग का ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाता है। और वही ग्लूकोज क्या होता है? हम लोग का ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है और कोशिका का प्रत्येक भाग में चला जाता है, जिससे हम लोग को क्या मिलता है? ऊर्जा मिलने लगता है और हम लोग बढ़िया से फुर्तीले किसी काम को कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में भी, जिसको श्वसन अभिक्रिया कहते हैं, इस प्रक्रिया में भी ऊष्मा का निर्माण, तो ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, ठीक है, साथ साथ में। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं इस अभिक्रिया को भी, जो श्वसन अभिक्रिया होता है, वो श्वसन अभिक्रिया क्या होता है? ग्लूकोज के साथ कोई ऑक्सीजन अगर अभिक्रिया करता है तो उसमें हम लोग को क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो संयोजन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि जब संयोजन अभिक्रिया होता है तो उसके साथ साथ में ऊर्जा का या ऊष्मा का भी निर्माण होता है, इसीलिए हम लोग संयोजन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है हम लोग का क्या? वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद आता है क्या? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया जिसको बोलते हैं। ये क्या होता है? तो ये भी संयोजन अभिक्रिया, बस जस्ट उल्टा हो गया। उसमें क्या हो रहा था कि जब कोई दो यौगिक आपस में संयोजन, मतलब आप दो यौगिक आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, क्योंकि दो यौगिक आपस में संयोग कर रहे थे, इसलिए हम लोग बोल रहे थे इसको संयोजन अभिक्रिया। अब एक यौगिक आएगा, ठीक है, एक यौगिक आएगा। वियोजन अभिक्रिया में, विघटित अभिक्रिया में क्या होगा कि जब कोई एकल अभिकर्मक, मतलब एकल अभिकर्मक मतलब भी अभिकारक ही होता है, जब कोई एक अभिकारक आएगा उस पर कोई हम लोग ऊष्मा डालें, कुछ भी उत्प्रेरक डालेंगे, तो ये एकल था, ये उसके बाद 2 या 2 से अधिक उत्पाद के रूप में टुकड़ा हो जाएगा। मतलब जब एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसी को ही बोलते हैं वियोजन या विघटन अभिक्रिया। मतलब विघटित हो रहा है कि नहीं? ये पहले एक था और इस बाद में क्या होगा, जब अभिक्रिया संपन्न होता है तो यह 2 या 2 से अधिक पदार्थ में टूट जाता है, इसी को ही विघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर फेरस सल्फेट,
Fe और SO4, ये यहाँ पर भी डाउट है क्या, Fe और SO4 आपस में किस प्रकार से संयुक्त हुए हैं, क्योंकि पता है Fe ये फेरस है और ये सल्फेट है। फेरस का जो संयोजकता होता है वो 2 होता है और सल्फेट का जो संयोजकता होता है उसका भी 2 होता है, ये माइनस का ही प्लस का। तो ये इसके पैर में चला जाएगा, इसके पैर में भी 2 और इसके पैर में भी 2, तो 2 तो हट गया, इसलिए बन गया फेरस सल्फेट। अगर यहाँ पर 3 होता और यहाँ पर कुछ भी नहीं होता तो हम लोग इसको फेरिक सल्फेट बोलते हैं, क्योंकि ये फेरस भी होता है और फेरिक भी होता है, ठीक है। इससे संयोजकता को देख करके हम लोग को पता चल जाता है। जब हम लोग फेरस सल्फाइड को उष्मा देकर के गर्म करने लगेंगे तो यहाँ पर हम लोग का बन गया Fe2O3 फेरस, देखो फेरिक ऑक्साइड बन रहा है यहाँ पर। देखिए जब हम लोग फेरस सल्फेट को उष्मा देकर के गर्म करने लगेंगे, अभिक्रिया कराएंगे, तो यह अभिक्रिया आपस में ही अभिक्रिया कर लेता है और टूट जाता है किसमें, फेरस फेरिक ऑक्साइड बनाता है और साथ में यह सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब सल्फर हो गया और डाई मतलब इसके बाद जो आप लोग आगे का केमिस्ट्री का जो पार्ट है 10 क्लास में, उसमें कौन सा पार्ट है, कार्बन उसके यौगिक वाला पार्ट में एक गिनती होता है उसमें केमिस्ट्री का, क्या मोनो डाई ट्राई टेट्रा, इस तरह से मोनो डाई ट्राई पेंटा। तो जो अकेले रहता है उसको मोनो बोलते हैं, जो 2 जन में रहता है उसको डाई बोलते हैं, 3 जन में ट्राई बोलते हैं, 4 जन में रहेगा तो टेट्रा बोलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन का 2 है इसीलिए सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर 3 है इसलिए ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यह फेरिक ऑक्साइड के साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का भी निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर देखने योग्य बात, मतलब गौर करने वाली क्या बात है कि ये हम लोग लाए एक यौगिक को लाए, जब इसको गर्म कर दिए तो ये 2 या 2 से अधिक मतलब 3 उत्पाद में टूट गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वियोजित हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है, इसका टूट रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग एकल उत्पाद मतलब एकल अभिकारक को लाते हैं और वो उसको उष्मा देते हैं तो वह 2 या 2 से अधिक उत्पादों में विघटित हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए हमें उष्मा का जरूरत पड़ता है, उष्मा का शोषण होता है, ठीक है। इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया में अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए उष्मा का जरूरत पड़ता है। अगर हम इसको गर्म नहीं करते, उष्मा नहीं देते, तो यह 2-3 पदार्थ में नहीं टूटता है, ठीक है। इसमें 2-3 उत्पाद का निर्माण नहीं होता है अगर हम इस उष्मा को न लाते तो क्योंकि इस अभिक्रिया में उष्मा का जरूरत पड़ता है, इसीलिए वियोजन अभिक्रिया को कभी कभी उष्मा शोषी अभिक्रिया, शोषी मतलब शोषण करने वाला, तो क्या यह अभिक्रिया उष्मा चाहिए, बोलता है कि हाँ मैं तभी काम करूंगा जब हमको उष्मा ला करके दोगे। तो क्योंकि इस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए उष्मा का जरूरत पड़ता है, इसीलिए इसको क्या अभिक्रिया बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया को उष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया को उष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया को करने के लिए हमें उष्मा का भी जरूरत पड़ता है, उष्मा का शोषण करना पड़ता है, इसीलिए वियोजन अभिक्रिया को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और जो संयोजन अभिक्रिया था उसको उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया में उष्मा का निर्माण हो रहा है और वियोजन अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण हो रहा है, इसमें निर्माण हो रहा है इसलिए उष्मा क्षेपी और इसमें अवशोषण हो रहा है इसलिए उष्मा का शोषण करने वाला उष्मा से भी, ठीक है। इसलिए संयोजन अभिक्रिया को उष्मा क्षेपी अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका उदाहरण ये है। अब बोलिए इसका ज़्यादा उदाहरण याद करेंगे बोलेगा तो देखिए केमिस्ट्री पढ़ाई एक आदत होता है, अगर सब कुछ अगर मतलब ज़्यादा करने के चक्कर में रहेगा तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए एक 2 हम लोग इसका उदाहरण ही याद रखेंगे, ज़्यादा नहीं। एक तो हम लोग वियोजन अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया, इसका एक उदाहरण हम यही याद कर सकते हैं क्या, जब हम लोग फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, टूट रहा है ना, एक ही जरूरी है, इसी को हर जगह पर दिखा दीजिएगा बस हो जाएगा, ठीक है। ये वियोजन अभिक्रिया हो गया, वियोजन अभिक्रिया समझ में आ गया, संयोजन अभिक्रिया समझ में। अब चलिए हम लोग आते हैं विस्थापन अभिक्रिया की, ठीक है।